जैन फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम पार्लियामेंट का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा का टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये आपके भाई का वादा है कि आपको इस टॉपिक में लोकसभा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा क्या होता है, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है। हम लोग अपने स्टेट के एमएलए को वोट करते हैं और वो जो एमएलए होते हैं वो किसको वोट करते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहा होता है किसका, राज्यसभा के मेंबर का। क्लियर है। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि इट इज ए डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। तो लोकसभा हमारे पास क्या है, एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के लिए वोट करते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? पहली बात तो इट इज ए डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। बताइए, इतना क्लियर हो गया? इट इज ए डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ की, तो वो हमारे पास कितनी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर हम यहां पे बात करना चाहें मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो जो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये है हमारे पास 552। बताइए कितनी है? 552। क्लियर है। अब इस 552 में से क्या होगा, जो 530 होंगे वो कहां से आएंगे, वो हमारे पास आएंगे स्टेट से। कहां से आएंगे दोस्तों? स्टेट से। जो 20 मेंबर्स होंगे वो कहां से आएंगे, वो आएंगे यूटी से। कहां से आएंगे? यूनियन टेरिटरी से। अच्छा, पहले क्या होता था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि 2 सीटें नॉमिनेट की जाती थी। जो 2 सीटें होती थी ये नॉमिनेट होती थी किस कम्युनिटी के लिए? एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। और इस 2 सीटों को कौन नॉमिनेट करता था? प्रेसिडेंट साहब। तो इनका नॉमिनेशन होता था। सो दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, 2 लोगों को नॉमिनेट कर देंगे लोकसभा में। अब ये एंग्लो इंडियन कौन है? आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के गए तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने घर बसा लिए थे, ठीक है, और वो यहां से वापस नहीं जाना चाहते थे। कुछ लोकल के साथ भी, इंडियन के साथ भी शादी हुई आपस में। तो ये वो कम्युनिटी है। तो अगर ये एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं होती है तो इसको प्रेसिडेंट साहब 2 सीटें नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 104th, मैं यहां पे लिख देता हूं 104th, तो हुआ क्या कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके अकॉर्डिंग ये जो 2 सीटों का नॉमिनेशन था इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया। तो फिलहाल अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 530 सीटें कहां से आएंगी, ये आएंगी हमारे पास स्टेट से। 20 सीटें हमारे पास कहां से आएंगी, यूनियन टेरिटरी से आएंगी। पहले क्या होता था, ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट की जाती थी कम्युनिटी के लिए। कौन करते थे? प्रेसिडेंट साहब करते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब हमने क्या किया कि इसको हमने फर्दर एक्सटेंड नहीं किया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। क्लियर है भाई? तो मेरे हिसाब से ये जो बेसिक्स है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो लोकसभा दोस्तों क्या है, एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है और इसकी जो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ की। तो वो हमारे पास कितनी है, 552, जिसमें से अब जो 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियन की, ये अब नॉमिनेट नहीं की जाएंगी। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं टेन्योर की, लोकसभा की, चाहे आप ये बोलिए कि लोकसभा का टेन्योर या फिर लोकसभा के मेंबर का टेन्योर, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, तो आपको आंसर देना है 5 ईयर। यूजली कितना होता है 5 ईयर। अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर, तो वो भी हमारे पास क्या होगा 5 ईयर होगा। तो ये दोनों के दोनों टेन्योर ऑफ लोकसभा और टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर दोनों क्या होते हैं, को एक्सटेंसिव होते हैं, जबकि राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा क्या होता है, इनफाइनाइट, वो कभी भी डिसोल्व नहीं होती है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर कितना था हमारे पास, 6 साल था, जिसमें 1/3 बंदे हर 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। क्लियर है यहां पे। अब देखिए, अब ये आपको पता चल गया कि जो टेन्योर है लोकसभा मेंबर का वो हमारे पास कितना है, 5 साल है। कितना है, 5 साल है। इसी तरह से अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास कितना है, 5 साल। लोकसभा बोल दो या फिर लोकसभा मेंबर बोल दो, दोनों का जो टेन्योर है हमारे पास वो कितना है, 5 साल है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो ये तो होगी दोस्तों पहली बात, ठीक है। दिस इज दी फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमारे पास हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारे पास टेन्योर है, टेन्योर ऑफ लोकसभा बोल दो या लोकसभा मेंबर, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ लोकसभा जो है ये हमारे पास लेस देन 5 ईयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, लेस देन 5 ईयर। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है और गवर्नमेंट एंजॉय नहीं कर रही है कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उस समय पे दोस्तों क्या होगा, टेन्योर 5 साल से कम होगा, उसी समय पे सरकार गिर जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि टेन्योर जो है वो 5 साल से क्या हो, कम हो। तो ये किस कंडीशन में होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, when government is not enjoying, या तो आप ये बोल दो नॉट एंजॉइंग मेजोरिटी, नॉट एंजॉइंग मेजोरिटी, और नॉट एंजॉइंग कॉन्फिडेंस, नॉट एंजॉइंग कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो यूजली हमारे पास जो टेन्योर होता है लोकसभा का वो कितना होता है, 5 साल। ये 5 साल से कम भी हो सकता है जब हमारे पास गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट इज नॉट एंजॉइंग मेजोरिटी और कॉन्फिडेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अब ये जो हमारे पास टेन्योर है, टेन्योर ऑफ लोकसभा, ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 ईयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 ईयर भी हो सकता है। अब इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में ऐसा होगा, जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। किसकी बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी की। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 352, तो उस समय पे क्या होगा, आपकी जो लोकसभा है वो 1 साल के लिए क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं कहां पे, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इमरजेंसी में आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है यहां पे? तो मेरे हिसाब से अब यहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो नेशनल इमरजेंसी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इन बातों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको ये रिवाइज करा देता हूं, याद करा देता हूं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास टेन्योर होता है लोकसभा का वो हमारे पास यूजली 5 ईयर होता है। अब ये 5 साल से कम भी हो सकता है और ये 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है। कंडीशन भी मैंने आपको यहां पे बता दी है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहां पे? सो दिस इज द बेसिक थिंग। अब दूसरी बात, अगर आप कहेंगे सर आप हमें यह बता दो कि भाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ज्यादा स्ट्रोंगर है या फिर हमारे पास जो स्पीकर है लोकसभा का वो ज्यादा स्ट्रोंगर है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, अगर हम बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में कौन होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में कौन होगा? लोकसभा में आपके पास होंगे स्पीकर।
लोकसभा में कौन होगा? स्पीकर होगा। और राज्यसभा में कौन होगा? राज्यसभा में होंगे हमारे पास चेयरमैन। बताइए, ये तो सबको पता ही है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा में वो कौन होता है? वो होता है आपका स्पीकर। और राज्यसभा में कौन होगा? राज्यसभा में होंगे हमारे पास चेयरमैन। क्लियर है ये? दिस इज क्लियर? फाइन। उसके बाद देखिए, अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको यह बताया था कि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करते हैं किसकी? स्पीकर की, स्पीकर ऑफ लोकसभा की, तो ये हमारे पास मेंबर होता है। इट इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये लोकसभा के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। बताइए, इतनी बेसिक चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी यहां पे। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, 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 ये ज्यादा पावरफुल है। इट इज मोर पावरफुल। किसके साथ कंपैरिजन में? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये मैं आपको यहां पे बताता हूं। क्लियर है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताऊंगा मनी बिल। वो मैं आपको बताऊंगा किसका? मनी बिल का। ठीक है? तो ये स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग आपको याद रखना है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल एलिमेंट है वो क्या है? पैसा है। ठीक है? अब पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है भाई। अगर आपको सरकार चलानी है तब भी उसमें बजट पेश होता है। पैसा तो चाहिए ना मिनिस्ट्री को। आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आपको पैसा चाहिए। ठीक है? अब मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं और वो लाइन क्या है? देखिए वो लाइन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नो ग्रांट्स ऑफ फंड, नो ग्रांट्स ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड without due appropriation by Lok Sabha only। जितना भी पैसा होता है सेंटर में, मैक्सिमम जो पैसा होता है वो सारा का सारा किसमें स्टोर होता है? वो आपका स्टोर होता है एक बॉक्स में, जिसको क्या बोला जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैंने लिखा कि नो ग्रांट्स ऑफ फंड्स फ्रॉम दी CFI। अब इसकी मैं स्पेलिंग लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। CFI की फुल फॉर्म होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक कॉन्टिजेंस फंड भी होता है, एक कॉन्टिजेंट फंड भी होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी उसको होल्ड करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तकरीबन 500 करोड़ के आसपास उसमें पैसा होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है? जब मैं आपको पावर बताऊंगा किसकी? प्रेसिडेंट की। बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर यहां से आपको पैसा निकालना है, यहां से आपको अगर पैसा निकालना है तो माय डियर फ्रेंड, इस पैसे को कौन निकाल सकता है? लोकसभा। कौन निकाल सकता है? लोकसभा। क्लियर है भाई? अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। मान लीजिए 5 साल के बाद क्या होगी? लोकसभा तो डिसॉल्व हो जाएगी ना। लोकसभा क्या होगी? डिसॉल्व होगी। तो हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा तो हमेशा रहेगी। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या राज्यसभा अब यहां से पैसा निकाल सकती है या नहीं? क्या राज्यसभा अब यहां से पैसा निकाल सकती है या नहीं? तो दोस्तों इसका जवाब होगा नो, राज्यसभा पैसा नहीं निकाल सकती। ठीक है? अच्छा, अगर मान लो ये कहें, अब देखो लोकसभा डिसॉल्व है, राज्यसभा पैसा नहीं निकाल सकती, तो क्या उस पैसे को
प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं? क्या उस पैसे को प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं? भैया सैलरी देनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, पैसा तो चाहिए होता है ना। तो क्या इस पैसे को प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब होगा नो, प्रेसिडेंट साहब भी पैसा निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या लिखा, नो ग्रांट्स ऑफ फंड्स, नो ग्रांट्स ऑफ फंड्स फ्रॉम सीएफआई, फ्रॉम सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया can be made without due appropriation by the Lok Sabha, without due appropriation by the Lok Sabha। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि लोकसभा के बिना आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। तो ये जो पैसा CFI में पड़ा हुआ है, ये जो पैसा CFI में पड़ा हुआ है, इस पैसे को कौन निकालेगा? इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकसभा निकाल सकती है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज योर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा निकाल सकती है। इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा निकाल सकती है। क्लियर है भाई? सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया राज्यसभा नहीं निकाल सकती है, प्रेसिडेंट साहब नहीं निकाल सकते हैं, तो कौन निकाल सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। इसीलिए दोस्तों लोकसभा इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू दी राज्यसभा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो बीइंग एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप इसको रट लीजिएगा, नो ग्रांट्स ऑफ फंड्स फ्रॉम द सीएफआई कैन बी मेड विदाउट ड्यू एप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसी तरह से हमारे पास जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वो पैसा कहां पे होता है? स्टेट में भी होता है, लेकिन वहां पे क्या आ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट आ जाएगा। मैं आपको लिखवा देता हूं ये बात। तो अगर हम स्टेट में चलते हैं तो स्टेट में क्या आएगा? देखिए स्टेट में आएगा नो ग्रांट्स ऑफ फंड, नो ग्रांट्स ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट can be made without due appropriation by विधानसभा only, by विधानसभा। तो दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में से पैसा निकालना है तो वो पैसा कौन निकालेगा? विधानसभा। कौन निकालेगी? विधानसभा। अब सुनिए मेरी बात, अब यहां पे बात हो रही है किसकी? स्टेट की। यहां पे बात हो रही है किसकी? स्टेट की। अब स्टेट में ऐसा भी तो पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया। यस, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया है। तो अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भैया ये क्या है? ये है हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो क्या जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो इस पैसे को क्या प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं? क्या इस पैसे को प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं? क्या इस पैसे को प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं? क्या इस पैसे को प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा नो, प्रेसिडेंट साहब इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर इस पैसे को कौन निकालेगा? इस पैसे को माय डियर फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ अब इस केस में निकाल सकती है कौन? लोकसभा। कौन निकाल सकती है? लोकसभा। अब आप सबके माइंड में डाउट होगा कि सर ये लोकसभा ही ऐसा क्यों निकाल पा रही है? तो आपको जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे बताओ, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी? सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। तो ये हमारे पास क्या है? एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। अब मुझे बताओ, पैसा तो हमारा है ना, हम ही लोग तो देते हैं, जो टैक्स के फॉर्म में पैसा देते हैं वो पैसा हमारा है। तो हम लोग किसको देंगे? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को। ठीक है, वो कौन है हमारे पास? वो है मेंबर ऑफ द लोकसभा। इसीलिए दोस्तों जो मनी है, मनी को कौन कंट्रोल करता है? लोकसभा। तो अगर आपसे कोई इंटर में पूछे कि भैया कौन ज्यादा पावरफुल है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ज्यादा पावरफुल है या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, तो आपको सीधा सीधा जवाब ये देना है
कि सर या मैम जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो ज्यादा पावरफुल है। इसका सिंपल एग्जांपल है मनी बिल। भैया पैसे तो हमें चाहिएगा ना, कोई भी अगर हमें मिनिस्ट्री चलानी है तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, और बिना पैसे के कुछ होता है नहीं। इतना क्लियर हो गया? तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर आप यहां पर जो एमसीक्यू बनने वाले हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू भी आप क्या करेंगे, आसानी के साथ बना सकते हैं। क्लियर है भाई? तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अब इसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट समथिंग मोर रिगार्डिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बिल है, ठीक है, कोई भी एक बिल है। अब ये जो बिल है ये मनी बिल है या नहीं है, दिस बिल इज मनी बिल और नोट। ठीक है, ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ये अथॉरिटी किसके पास होती है? ये अथॉरिटी होती है सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास। अगर स्पीकर ने, ये बिल आपके पास है, ठीक है, ये बिल है, ये आपके पास ये बिल है, ठीक है, सो दिस इज वन बिल, कैब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, नोट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कोई एक सिंपल बिल हमारे पास है। जैसे मान लीजिए आधार बिल मैं ले लेता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं आधार बिल। अब ये जो आधार बिल है, अब ये किसके लिए था? ये था हमारे पास प्राइवेसी के लिए। आधार बिल किसके लिए था? प्राइवेसी के लिए। लेकिन स्पीकर साहब ने कह दिया कि भैया ये जो आधार बिल है इसको मैं क्या मानूंगा? मनी बिल। मैंने इसको सर्टिफाई कर दिया कि भाई ये मनी बिल है। तो एक बार जब स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो ये मनी बिल है, क्योंकि जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो कौन होता है? वो होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको उन्होंने मनी बिल कह दिया, इससे फायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कहां पे? लोकसभा में। ठीक है, अब लोकसभा में मेजोरिटी है तो भैया अगर लोकसभा में मेजोरिटी है तो डिबेट होगा, डिस्कशन होगी, वोटिंग में ये पास हो जाएगा। तो जब ये राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में पास होना एक फॉर्मेलिटी सी हो जाती है। तो तकरीबन ये जो बिल है ये तकरीबन पास हुआ माना जाता है। फाइन, तो ये मैंने आपको यहां पे पहला पॉइंट बताया कि अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसके बारे में कौन डिसाइड करेगा? तो जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है ये होगा डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताइए यहां तक कोई भी डाउट? तो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसके बारे में कौन डिसाइड करता है? इसके बारे में दोस्तों डिसाइड करता है स्पीकर। तो ये मैंने आपको बताया पहला पॉइंट। फाइन, अब उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए लोकसभा हमारे पास चल रही है, ये हमारे पास क्या है? लोकसभा है, दिस इज दी लोकसभा। ठीक है, तो ये मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा 5 साल के बाद? 5 साल के बाद क्या मैं कह सकता हूं? आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद क्या होगी कि जो लोकसभा है, लोकसभा हमारे पास क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे कि भैया अब जो है जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? एक्स MP बन जाएंगे। ठीक है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इनमें क्या होगा? इनमें एक बंदा स्पीकर भी होगा, है ना? स्पीकर भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो एक बंदा हमारे पास क्या होगा? स्पीकर होगा। तो स्पीकर भी क्या कहलाएगा? स्पीकर भी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। लेकिन एक बात यहां पे इंटरेस्टिंग है कि स्पीकर का जो ऑफिस होता है ना वो डिसॉल्व नहीं होता है। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो ऑफिस होता है लोकसभा स्पीकर का वो डिसॉल्व नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लोकसभा डिसॉल्व होगी, बट यहां पे अब क्या होगा? ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर इज नॉट डिसॉल्व। तो जो ऑफिस होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता? देखो, अब पार्लियामेंट में क्या होता है? सेक्रेटरीट होते हैं, ठीक है, वहां पे काम चलता रहता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, बिल्स हैं, उसके बाद मोशंस हैं, काफी फाइलिंग का काम होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया ये एक्स MP बन गए तो स्पीकर तो चलो एक्स MP बन गया, लेकिन यहां पे जो ऑफिस होगा ऑफिस में काम चलता रहता है। अगर आप IAS बन जाते हैं तो आपको चांसेस मिलेगा कि आप दिल्ली में जो सेक्रेटरीट है
लोकसभा सेक्रेटरीट या राज्यसभा सेक्रेटरीट, तो वहां पे भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ऑफिस जो होता है लोकसभा स्पीकर का वो डिसॉल्व नहीं होता है। वो कब डिसॉल्व होता है ये मैं आपको बताता हूं। अभी इतना क्लियर हो गया। अब देखो लोकसभा हमारे पास क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, लेकिन ऑफिस जो है हमारे पास ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा वो डिसॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिए उसके बाद होता क्या है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इलेक्शन होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जनरल इलेक्शन, इनको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। क्या बोला जाता है, जनरल इलेक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वोट देंगे। अब वोट देने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। इस जनरल इलेक्शन का क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बाद क्या होंगे, एक नई लोकसभा बन जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गई, न्यू लोकसभा आ गई, ठीक है। तो ये मेंबर 1 है, ये मेंबर 2 है, बहुत सारे मेंबर हमारे पास होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे के सारे मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या है, न्यू लोकसभा। तो जब दोस्तों न्यू लोकसभा आ जाती है, तो जब हमारे पास न्यू लोकसभा आ जाती है तो क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अब क्या होगा, अब देखिए अब हमारे पास न्यू लोकसभा आ गई है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास न्यू लोकसभा आ गई है। तो जब हमारे पास न्यू लोकसभा आ गई है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास न्यू लोकसभा है। तो जैसे न्यू लोकसभा आई तो प्रेसिडेंट साहब आएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब आएंगे और क्या होगी, ज्वाइंट सीटिंग होगी। क्या होगी, ज्वाइंट सीटिंग होगी, ठीक है, जिसमें लोकसभा के भी मेंबर होंगे और हमारे पास क्या होंगे, राज्यसभा के भी मेंबर होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये क्या करेंगे, कोई भी एक सीनियर मेंबर को पिक करेंगे। जो नई लोकसभा है उसमें से किसी भी एक सीनियर मेंबर को पिक करेंगे। अब वो जो सीनियर मेंबर होता है वो एज के हिसाब से सीनियर नहीं होता है। वो होता है जैसे मान लीजिए कोई 3 बार से लोकसभा का सांसद है, 4 बार से है, 5 बार से है, जिसका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको स्पीकर प्रोटेम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्पीकर प्रोटेम। यानी कि एक मेंबर को, एक सीनियर मेंबर को क्या बना दिया, स्पीकर प्रोटेम। और जो प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने इसको क्या दिला दी, ओथ दिला दी। तो प्रेसिडेंट साहब ने इनको क्या दिला दी, ओथ दिला दी, ठीक है। तो इनको ओथ मिल गई। तो अभी एक ही बंदा है जिसको ओथ मिली है, अभी एक ही बंदा है जिसको ओथ मिली है। अब ये जो स्पीकर प्रोटेम बना है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो स्पीकर प्रोटेम बना है ये अब जो बाकी हैं रिमेनिंग, जो बाकी रिमेनिंग है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो नए चुन के आए हैं उनको क्या करेगा, ओथ दिला देगा, ठीक है, उनको क्या करेगा, ओथ दिला देगा। बताइए यहां तो कोई डाउट, ओथ दिला दिया। अब क्या हुआ, जितने भी नए मेंबर थे इंक्लूडिंग स्पीकर प्रोटेम सबको ओथ मिल गई, ठीक है। अब ओथ मिलने के बाद अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे इलेक्शन कराएंगे, किसके, स्पीकर के। अब यहां पे होगा इलेक्शन ऑफ स्पीकर। तो अगर ये बंदा चाहे तो ये भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि स्पीकर प्रोटेम है, टेम्परेरी जो बना है। अब इलेक्शन हो जाएगा किसका, स्पीकर का। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डिप्टी जो स्पीकर होता है उसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब सुनिए, अब हमारे पास क्या है, एक नया स्पीकर आ चुका है। तो जब नया स्पीकर आ गया हमारे पास तो ठीक है, ये एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। तो जब नया स्पीकर हमारे पास आ गया तो हमारे पास क्या होगा, जो ओल्ड ऑफिस था, ओल्ड, और मैं यहां पे यूज करूंगा कि ऑफिस ऑफ ओल्ड लोकसभा स्पीकर, ओल्ड लोकसभा स्पीकर, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बताइए कोई डाउट यहां पे। तो अब हमारे पास नया लोकसभा स्पीकर आ चुका है। तो इसके आने के बाद जो पुराना ऑफिस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। भाई काम चलता रहता है ना। तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ये सारा का सारा आपको क्या हो गया है, याद हो गया है, क्लियर है। स्पीकर भी आ गया है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर भी आ गया है। अब आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो रिजाइन कर देते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो पार्टी बदल लेते हैं इलेक्शन के बाद। तो यहां पे अब सवाल आ जाता है डिफेक्शन का, कि भाई ये डिफेक्शन के अंदर आता है या नहीं है। हालांकि ये सारी की सारी चीजें कहां पे लिखी हुई हैं, ये आपकी लिखी हुई हैं 10th शेड्यूल में, ठीक है। 10th शेड्यूल में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट मैं भी आपको कराऊंगा। अब भैया किसी भी मेंबर का जो एक्शन है वो डिफेक्शन के अंदर आता है या नहीं आता है,
तो इसकी जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, इसकी जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो दोस्तों कौन है? वो है स्पीकर। तो स्पीकर बताएगा कि भैया ये डिफेक्शन के अंदर आता है या नहीं आता है। ये जो एक्शन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ये डिफेक्शन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में बताता है स्पीकर। हाँ, उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जब तक स्पीकर नहीं बताएगा उससे पहले आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो डिफेक्शन के बारे में भी जो अथॉरिटी है वो हमारे पास कौन है? वो है हमारे पास लोकसभा का स्पीकर। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि भैया देखो पावर तो है ही, तो ये जो लोकसभा का जो स्पीकर है ये हमारे पास क्या है? मोर पावरफुल है। लोकसभा स्पीकर इज मोर पावरफुल। क्लियर है यहां पे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम बनेंगे तो हम लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, हम राज्यसभा का इलेक्शन हम लड़ते नहीं है, ना ही हम राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। राज्यसभा जो होता है वो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। मतलब राज्यों के पास भी क्या है? स्टेट के पास भी क्या है? पावर है। बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्सक्लूसिव पावर दी गई है वो किसको दी गई है? राज्यसभा को दी गई है। ऐसा कुछ जगह पे है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं हेडिंग लेता हूं, पहले हेडिंग हो जाएगी हमारे पास एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। ये हम हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूं सबसे पहले आर्टिकल 249। आर्टिकल 249। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, उससे पहले अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको 7th शेड्यूल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? 7th शेड्यूल के बारे में। याद आया? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भैया 7th शेड्यूल में क्या होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, 7th शेड्यूल में हमारे पास 7th शेड्यूल में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पास 3 लिस्ट थी। हमारे पास 3 लिस्ट थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। अब एक लिस्ट हमारे पास क्या थी? एक लिस्ट थी हमारे पास यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट थी दोस्तों? यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट। और दूसरी जो लिस्ट थी वो हमारे पास कौन सी थी? वो थी हमारे पास स्टेट लिस्ट। कौन सी थी? स्टेट लिस्ट। और एक थी हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। एक हमारे पास क्या थी? कंकरेंट लिस्ट हमारे पास थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन लिस्ट में क्या होता है? सेंटर कानून बना सकती है, जो भी मुद्दे हैं उन पे सेंटर कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में क्या होगा? स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा। स्टेट लिस्ट में क्या होगा? स्टेट कानून बनाएगा। अब सपोज करो कि पार्लियामेंट चाहता है, कौन चाहता है? पार्लियामेंट ये चाहता है कि भैया मैं इस स्टेट लिस्ट में जो मुद्दा है मैं इसके ऊपर कानून बनाना चाहता हूं, मैं लॉ बनाना चाहता हूं, मैं एक्ट बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट ऐसा करना चाहता है तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो मोशन होगा वो आपको कहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ही इसको वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी और उसके बाद दोस्तों क्या होगा? ये दूसरे हाउस में चला जाएगा। क्लियर है यहां पे? तो ये एक एक्सक्लूसिव पावर है। ये हमारे पास यहां पर एक एक्सक्लूसिव पावर आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। क्लियर है यहां पे? तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। सो आर्टिकल 249 क्लियर है यहां पे? तो ये हो गया दोस्तों पहला पॉइंट, यानी कि राज्यसभा के पास क्या है? एक्सक्लूसिव पावर है। अच्छा, एक और एक्सक्लूसिव पावर है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सेकंड है हमारे पास आर्टिकल 312। क्या है दोस्तों? आर्टिकल 312। अब इसमें क्या है? आपने सुना होगा हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। क्या होती हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, जब आप आईएएस बन जाते हैं, जैसे आपको पता होगा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जिनको बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। अब अगर आप कोई सर्विस
अगर आप कोई सर्विस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप कोई सर्विस रिमूव करना चाहते हैं, या फिर आप अल्टर करना चाहते हैं, मतलब चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए जो मोशन होगा, उस मोशन को आप कहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे? आपको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कहां पे? राज्यसभा में। उसके बाद वो जाएगा दूसरे हाउस में। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 312 में। तो दोस्तों ये भी हमारे पास क्या है? एक एक्सक्लूसिव पावर हो जाती है किसकी? राज्यसभा की, जो कि फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहां पे? अब इसके बाद एक और पॉइंट है यहां पे, थर्ड पॉइंट, क्योंकि बात चल रही है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा की, तो हम चेयरमैन साहब को तो भूल नहीं सकते। तो अब हम बात कर लेते हैं चेयरमैन साहब की। अब मान लीजिए आप चेयरमैन साहब को रिमूव करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो चेयरमैन साहब हैं ये बाइस करते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करने देते हैं। तो भैया अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोशन लेके आना पड़ेगा, और ये जो मोशन है, दिस मोशन शुड बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो आपको इसको कहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? आपको इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा राज्यसभा में। अगर ये राज्यसभा में पास हो गया तो उसके बाद ये ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे हाउस में, लोकसभा में। क्लियर है? तो ये दोस्तों हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर थी किसकी? राज्यसभा की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर के बारे में। अगर आपको राज्यसभा की याद है तो लोकसभा में कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो एज है राज्यसभा में 30 साल होती है, यहां पे क्या होती है? 25 साल होती है। मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपकी भी क्या हो जाएगी? रिवीजन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हेड डालेगा क्वालिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग इज क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर, क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर। ठीक है? अब पहली जो बात है वो है एज की। तो एज यहां पे कितनी होनी चाहिए? 25 साल। तो आपकी एज कम कर दी एज कंपेयर टू राज्यसभा। ये लीजिए, एज होनी चाहिए आपकी कितनी? 25 साल। बताइए। दूसरा, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेम है ये भी, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है? एंड यू शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किए हुए नहीं चाहिए। ठीक है? सो मैं यहां पे लिख देता हूं, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर यहां पे? इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी केस में, चाहे वो सिविल है चाहे क्रिमिनल है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी मैं यहां पे लिखवा देता हूं, शुड नॉट बी sentenced to any punishment greater than or equal to 2 year। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, शुड नॉट बी incapacitated by mind and body। ठीक है? आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, शरीर से भी और दिमाग से भी। ठीक है? क्योंकि भैया आपको लोग चुन के भेज रहे हैं ना, उनके काम करने हैं आपको। ठीक है? शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है? दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपने 50 करोड़ रुपए बैंक से लोन ले लिया और आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचे, आपका घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। ठीक है? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर आप अपना ही कमाने के बारे में सोचोगे ना, आप पब्लिक के बारे में कहां सोचोगे। ठीक है? तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता दिए हैं। तो राज्यसभा के कंपैरिजन में बस एक है, यहाँ पे आपको 25 साल में मौका मिल जाता है लोकसभा का मेंबर बनने का। इनफैक्ट आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे उसमें आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ठीक है? अब देखो, आपको यह पता चल गया कि भाई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, चाहे वो हम बात करें लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, तो वो क्या है? पावरफुल है एज कंपेयर टू द अदर मेंबर।
तो अब इसके ऑफिस को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो ऑफिस है लोकसभा स्पीकर का या जो ऑफिस है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, उसको आपको प्रोटेक्ट भी तो करना है। आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे थ्रेट से भी और बाय से भी, तो वो आप कैसे करेंगे, ये बातें मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम थ्रेट एंड बाइस, दोनों से अपने को बचाना है। अब कैसे बचाओगे, देखिए जो सैलरी होती है ना, अगर मैं बात करना चाहूं सैलरी की, अलाउंसेस की, प्रिविलेजेस की, ठीक है, चाहे वो स्पीकर की हो, डिप्टी स्पीकर की हो, चेयरमैन की हो, डिप्टी चेयरमैन की हो, वो जो सारी की सारी जो सैलरी आती है ना इनकी, वो आती है CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसका वोट ऑन अकाउंट पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो जो मेंबर्स हैं वो एक बिल पास कर देते कि भैया हम आपकी जो सैलरी है वो कम करने जा रहे हैं, तो अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, ये चार्ज जो है ये फिक्स रहेगा, CFI से आएगा, इसको आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो सैलरीज होंगी हमारे पास, सैलरीज होंगी, अलाउंसेस होंगे, ठीक है, सैलरीज होंगे, अलाउंसेस होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, किसके, मैं यहां पे बात करना चाहता हूं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं स्पीकर हो सकता है, ठीक है, स्पीकर हो क्या सकता है, होता ही है स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो इनके जो सैलरीज होंगी, अलाउंसेस होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, वो चार्ज होंगे, दे विल बी चार्ज, और इनफैक्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वो CFI से क्या होंगे, डायरेक्टली चार्ज होंगे, वोट ऑन अकाउंट का उस पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भैया हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन, क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है वो कहां से आती है, CFI से। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि भैया जो मैक्सिमम पैसा होता है वो कहां पे होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। दूसरी बात, अब मान लीजिए आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो लोकसभा का स्पीकर हो या राज्यसभा का चेयरमैन हो, आप उनको हटाना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आप एकदम से मोशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सरप्राइज नहीं कर सकते हैं कि भैया आज सुबह सुबह सेशन स्टार्ट हुआ और आप बोले कि साहब हम तो आपको हटाना चाहते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू रिमूव दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अगर आप क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भैया नोटिस देना पड़ेगा, और ये नोटिस जो होगा ये 14 डेज का होगा, ताकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, क्या कर सके, डिफेंड कर सके कि भैया इसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जब ऐसा होता है, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हटाने की बात चलती है, तो उस केस में जो वोटिंग होती है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, इस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन कास्ट हिज वोट ऑन फर्स्ट इंस्टांस, मतलब पहली बारी में ही वो क्या कर सकता है, अपनी वोट को डाल सकता है जब उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, उस पर वोटिंग चल रही हो, ठीक है। अच्छा, इस पे फिर मान लो टाई हो गया, सपोज करो 100 लोग फेवर में हैं और 100 लोग क्या हैं, अगेंस्ट हैं, ये टाई हो गया, तो इस केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता, अगर टाई हो गया तो वो फिर कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, वो एक बहुत रिस्पेक्टफुल चेयर होती है, मतलब उस चेयर को सलाम होता है, तो भैया आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट क्रिटिसाइज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि साहब आप तो हमें बोलने देते ही नहीं, आप तो हमारा बिल कभी भी इंट्रोड्यूस कराते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि जिससे हम जो ऑफिस होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रेट से भी और बाइस से भी। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताता हूं। देखो, इंग्लैंड में क्या होता है,
इंग्लैंड में और इंडिया में क्या फ़र्क है? देखिए, इंग्लैंड में और इंडिया में क्या फ़र्क है। अब मान लो स्पीकर, अब एक्चुअली वो सेम नाम तो यूज़ नहीं करते हैं, बट मैं फॉर दैट आपको समझाने के लिए, जैसे इंडिया में क्या है, हमारे पास स्पीकर है लोकसभा में, ठीक है, तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट मैं मान लेता हूँ स्पीकर है, उस पोस्ट को मैंने फिलहाल स्पीकर बोल दिया, हालांकि नाम अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो स्पीकर होगा ना इंग्लैंड में, समझाने के लिए बता रहा हूं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है। जो भी उसकी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जैसे वो बनेगा स्पीकर, तो वो पॉलिटिकल पार्टी से क्या कर देगा? रिजाइन कर देगा। क्या कर देगा? रिजाइन कर देगा। अच्छा, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो स्पीकर है हमारे पास लोकसभा का, वो रिजाइन नहीं करता है, वो रिजाइन नहीं करता है। अगर मान लीजिए वो अभी बीजेपी का है, तो वो बीजेपी का मेंबर रहेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि वो जो बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग होगी ना, पॉलिटिकल पार्टी जो मीटिंग होगी, ठीक है, उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए आप देखेंगे जो स्पीकर होगा कभी भी, जैसे करंटली ओम बिरला साहब स्पीकर हैं, तो आप उनको कभी भी नहीं देखेंगे, रैली में नहीं देखेंगे। कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा है तो ओम बिरला साहब जा रहे हैं कि भैया बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को नहीं। तो हम पार्टिसान, तो हम जो है इसमें बिलीव करते हैं कि भैया वो बायस नहीं होंगे, जो स्पीकर साहब है वो हमारे पास बायस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि भैया आप ऑफिस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को किस तरह से आप क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो फिर हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? फिर हम बात कर सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। क्लियर है? तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर ये क्लियर है तो आइए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेते हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है। इसमें कई डाउट आते हैं बच्चों को, तो वो सारे के सारे डाउट मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अब देखो, पार्लियामेंट जो होती है वो दो हिस्सों में काम करती है। पहले वाले को मतलब मोटे मोटे तौर पे मैं ये बोलता हूं, या तो पार्लियामेंट काम करेगी या फिर पार्लियामेंट काम नहीं करेगी, दो ही चीजें तो होती हैं। तो जब पार्लियामेंट काम कर रही होती है उसको हम बोलते हैं सेशन, यानी कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट किस में है? सेशन में है। जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिसेस बोलते हैं। बताइए। तो पार्लियामेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जब वो काम करती है और दूसरा वो जब काम नहीं करती है। तो मोटा मोटा इसका मतलब ये हो गया कि भैया, मोटा मोटा इसका मतलब ये हो गया कि एक हमारे पास क्या हो जाएगा? सेशन, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा? रिसेस। अब यूजली इंडिया में 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। देयर आर 3 सेशन। तो पहला जो सेशन होता है उसको हम बोलते हैं बजट सेशन। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं बजट सेशन, ठीक है भाई। पहला सेशन का नाम क्या है? बजट सेशन। जो सेकंड सेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड सेशन को हम बोलते हैं मॉनसून सेशन। थर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं विंटर सेशन। क्लियर है भाई? अब यूजली, ये नहीं बोला कि हमेशा ऐसा होता है, मैं बोल रहा हूं यूजली जो बजट सेशन स्टार्ट होता है ये आपका स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी चलेगा, मार्च, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये चलता है, यानी कि तकरीबन 4 महीने, ठीक है। मॉनसून सेशन आपका स्टार्ट होता है जुलाई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने तक चलता है यूजली। विंटर सेशन चलता है 2 महीने, नवंबर में स्टार्ट होगा और दिसंबर में क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो जनरली 2 महीने तक ये चलता है। अब इसको याद रखना बहुत आसान है, BMW, फास्ट जाती नहीं। तो इस तरह से आप ये जो सेशन है हमारे पास, बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, या फिर हमारे पास विंटर सेशन है, इनको आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। क्लियर है यहां पे? अब देखिए, जो सेशन होता है और जो जितने भी सेशन, जैसे बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, इनके बीच में जो रिसेस है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। इनफैक्ट मैं यहां पे लिखवा भी देता हूं कि रिसेस, जो रिसेस है, रिसेस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। तो जो रिसेस है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती।
तो 6 महीने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने से पहले आपको सेशन बुलाना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना? अब देखो, सपोज करो कि भैया मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉनसून सेशन। अब ये मॉनसून सेशन स्टार्ट होने से पहले एक क्या होती है, एक मीटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। क्या बोलते हैं? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब इस कमेटी में क्या होता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके मेंबर होते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी से किसी एक को बुला लेंगे, बीजेपी से किसी एक को बुला लेंगे, तो इसमें आम आदमी पार्टी हो जाएगी, ठीक है, फिर बीजेपी का कोई मेंबर आ जाएगा, लीडर आ जाएगा। अच्छा, कांग्रेस से बुला लेंगे, ठीक है, बीजू जनता दल से बुला लेंगे, मायावती की पार्टी से बुला लेंगे, समाजवादी पार्टी से बुला लेंगे। तो इस तरह से सबके पॉलिटिकल 20-25 लोगों को बुला लिया जाता है। अच्छा, इसका जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर होता है। इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? स्पीकर होगा। इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है स्पीकर। अब ये स्पीकर साहब कहते क्या हैं? ये स्पीकर साहब एक सिंपल सी बात कहते हैं कि भैया मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, हम ये इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम जीएसटी लेके आने वाले हैं, हम ट्रिपल तलाक लेके आने वाले हैं, ठीक है, हम डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आने वाले हैं, तो भैया आपका सहयोग चाहिए, ठीक है, वोटिंग करानी हो तो भैया इसमें आपको सहयोग देना पड़ेगा, हम इस बिल को पास करना चाहते हैं, ये होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली में पार्लियामेंट काम कैसे करती है। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद डे 1 मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये पहला दिन है। तो पहला दिन जो है आपका सेशन स्टार्ट होता है यूजली 11 बजे से, स्टार्ट होता है 11 बजे से, और यूजली 6 बजे पे अगर मान लो कोई हॉट टॉपिक नहीं चल रहा है, ठीक है, तो जनरली 6 बजे के आसपास इसको बंद कर दिया जाता है। तो जो बिजनेस हुआ पूरे दिन में, लास्ट में जो स्पीकर साहब है वो कहेंगे दिस हाउस इज अर्जेंट फॉर द डे, ठीक है, अर्जेंट फॉर द डे। अब हम कहां मिलेंगे? अब हम मिलेंगे कल, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल अर्जेंटमेंट। इसी तरह से क्या होगा दोस्तों, इसी तरह से डे 2 में, ठीक है, डे 2 में भी सेम होगा, मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस चलेगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, दूसरे दिन की एंड पे क्या होगा, स्पीकर साहब कहेंगे कि भैया दिस हाउस इज अर्जेंट फॉर द डे, ठीक है, अर्जेंट फॉर द डे। क्लियर है? अब क्या होगा, सेम ये चीजें लास्ट डे भी होंगी। जैसे लास्ट डे है, मान लीजिए मॉनसून सेशन का लास्ट डे है। अब देखो क्या होगा, लास्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन। अब ये इंटरेस्टिंग है। तो उस टाइम पे क्या होगा, स्पीकर साहब क्या करेंगे, एक उसको साइन करेंगे, किसको? अर्जेंटमेंट को। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अर्जेंटमेंट साइंड आई। उसको हम बोलते हैं अर्जेंटमेंट साइंड आई। तो ये हमारे पास है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, अब इस पे क्या होता है, अर्जेंटमेंट साइंड आई पे लिखा होता है कि भैया आज तारीख ये है और अब हम जो है रीअसेंबल होंगे, वी विल रीअसेंबल। इसमें ये सब चीजें लिखी हुई होते हैं, वी विल रीअसेंबल ऑन दिस डेट, और इस डेट को खाली छोड़ दिया जाता है, तो याद रखना जो अर्जेंट साइंड आई होता है उस पर कभी भी डेट मेंशन नहीं होती है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये जाती है प्रेसिडेंट साहब के पास। अब ये कहां पे जाएगी, अर्जेंटमेंट साइंड आई, ये जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब विल एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट करेंगे और रिप्लाई देंगे। इसका क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे, और वो रिप्लाई कहां पे जाएगा, स्पीकर साहब के पास जाएगा। जैसे ही स्पीकर साहब के पास जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। इसको बोला जाता है नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। जैसे ही स्पीकर साहब के पास ये नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन पहुंचेगा, आप कहां पे चले जाएंगे, आप चले जाएंगे रिसेस में, ठीक है। तो जितने भी मेंबर थे लोकसभा में जो भी आए थे, वो सारे के सारे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, रिसेस होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रिसेस जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्या हुआ, मान लो 4-5 महीने हो गए, ठीक है, तो मोदी साहब बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि अब आप एक काम करो, अब आप सेशन बुलाओ। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद, ठीक है,
जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये क्या करेंगे, ये सम्मन इशू करेंगे। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, सम्मन इशू करेंगे। अच्छा, उस सम्मन में क्या लिखा होगा, डेट लिखी होगी। जैसे मान लीजिए मॉनसून के बाद अगला सेशन क्या होगा, हमारे पास विंटर सेशन होगा। तो मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया हम मिलेंगे 15 दिसंबर को। कब मिलेंगे, 15 दिसंबर को हम मिलेंगे, ठीक है। तो ये सम्मन जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, सबको दे दिया जाएगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये सम्मन पहुंचेंगे, अब ये पहुंचेंगे कैसे भाई, हो सकता है उनका व्हाट्सएप ग्रुप हो, एसएमएस में डाल दें, ठीक है, उनको ईमेल कर दें, टेलीग्राम कर दें, ठीक है। सो बहुत सारे मेथड है आज की डेट में। तो क्या होगा, ये सम्मन जैसे ही पहुंचेगा उनके पास तो अगला जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट के बिना ना तो रिसेस हो सकती है और ना ही प्रेसिडेंट के बिना सेशन स्टार्ट हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज प्रेसिडेंट इज द, इस बात को दोस्तों हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये दोस्तों एक और प्रूफ है कि जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं किसका, पार्लियामेंट का। मैं मेंबर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पार्ट की। समझ पा रहे हैं? सो दे आर दी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एक एक चीजों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं टच करते हुए निकल रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन भी बता दिया, मैंने आपको सम्मन भी बता दिया। तो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो, अब एक्चुअली में मैं बताता हूं पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब सुनिएगा, अब ये तो आपको पता चल गया कि भैया पार्लियामेंट जब काम करेगी तो सेशन कहलाएगा, काम नहीं करेगी तो क्या कहलाएगा, रिसेस कहलाएगी, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। अब दो पार्ट में पूरे दिन को हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास मॉर्निंग सेशन और एक हमारे पास क्या होता है, इवनिंग सेशन। बीच में क्या होता है, लंच होता है। एक होता है मॉर्निंग सेशन, एक होता है इवनिंग सेशन, बीच में क्या होगा, लंच होगा। अब होता क्या है कि 11 बजे कार्यवाही स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो पार्लियामेंट होगा वो 11 बजे सुबह 11 बजे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सुबह 11 बजे क्या होगा, 11 बजे से शुरुआत होती है क्वेश्चन आवर की। 11 बजे शुरुआत होती है क्वेश्चन आवर की, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ये कहां तक चलता है, ये दोपहर के 12 बजे तक चलता है। कहां तक चलता है, दोपहर के 12 बजे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 12 बजे के बाद 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। 12 बजे के बाद क्या होगा, 0 आवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 1 बजे क्या हो जाता है, लंच हो जाता है, ठीक है। 1 बजे क्या हो जाएगा, आपका लंच हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्वेश्चन जो आवर होता है ये 11 बजे यूजली स्टार्ट होता है और 12 बजे दोपहर के ये खत्म हो जाता है, और 12 बजे ये खत्म हो जाता है यूजली। लेकिन 0 आवर स्टार्ट होता है दोपहर के 12 बजे, लेकिन ये 1 बजे खत्म नहीं होता है। ये 1 बजे खत्म नहीं होता है, ये तभी खत्म होगा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है, एजेंडा ऑफ द डे। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा एजेंडा ऑफ द डे और एजेंडा ऑफ द हाउस, जब वो बताएंगे तो वो सब फिर ये जाके खत्म होगा। तो जितने भी आपने देखा है, डिबेट है, डिस्कशन है, लड़ाई हो रही है, मारधाड़ हो रही है, सब कुछ कहां पे होता है, वो सारा का सारा दोस्तों आपका होता है 0 आवर में। अब इसको 0 आवर क्यों बोला जाता है, अगर आप मिलिट्री कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो वहां पे ये चीजें फॉलो होती हैं, ठीक है। 0 नाइट, 0 डार्क, इस तरह से, ठीक है। तो मिलिट्री कन्वेंशन के हिसाब से इसको 0 आवर बोला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 0 आवर में एमपी क्या करते हैं, क्वेश्चन आवर में एमपी क्या करते हैं, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन आवर में हम क्या करेंगे, फॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर्मल वे में, ठीक है। फॉर्मल वे में हम क्वेश्चन पूछेंगे। उसका एक तरीका होता है, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक स्टार क्वेश्चन होता है, एक अनस्टार क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पूछने की भैया इंडिया की जीडीपी कितनी है।
अब इसका आंसर अगर आप लोकसभा में पूछेंगे, कोई ना कोई मिनिस्टर तो इसका आंसर देगा ना, तो वो एक ऑथेंटिक आंसर माना जाएगा, ठीक है। या फिर पूरी IIT में कितने शेड्यूल कास्ट टीचर हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब टीचर हैं, ठीक है, कितने ट्रांसजेंडर को आपने गवर्नमेंट जॉब में नौकरी दी है, या रेलवे को कितना मुनाफा हुआ है, रेलवे कौन कौन सी स्कीम लेके आने वाला है, जो भी आप पूछना चाहते हैं फॉर्मल वे में पूछ सकते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टार क्वेश्चन होता है, अनस्टार होता है, शॉर्ट नोटिस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, जो फॉर्मल वे में पूछते हैं ना, स्टार में 15 दिन, अनस्टार में भी 15 दिन, और जो शॉर्ट नोटिस है उसमें 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन मान लो भैया बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आपको उसी दिन सवाल पूछना है, ठीक है, तो उस समय पे आप जो है 10 बजे से पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो ऑफिस होगा, उसमें आप 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले आप क्या दे दो, नोटिस दे दो कि भैया मैं 0 आवर में क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको अलाउ करता है या नहीं करता है, ठीक है भाई। तो 11 बजे कार्रवाई स्टार्ट होगी क्वेश्चन आवर के साथ, 12 बजे से क्या हो जाएगा, 0 आवर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। जो फॉर्मल वे में आप क्वेश्चन पूछते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि जो पहला 1 आवर होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। द फर्स्ट आवर, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज क्वेश्चन आवर, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जब नई लोकसभा बनती है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास लोकसभा है, ठीक है, इसमें आपके पास मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें आपके पास मेंबर्स हैं, सो यू हैव सो मैनी मेंबर्स, ठीक है, ये सारे मेंबर हैं, M1, M2, M3, M4, M5। अब देखो, अब इनमें से क्या होगा, कुछ आपके पास क्या बन जाएंगे, रूलिंग गवर्नमेंट में आ जाएंगे, ठीक है, कुछ आपके पास रूलिंग गवर्नमेंट में आ जाएंगे, और कुछ आपके पास कहां पे होंगे, ऑपोजिशन में। अच्छा, रूलिंग गवर्नमेंट में से भी कुछ ऐसे MP होंगे जो आपके पास क्या बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मिनिस्टर। और कुछ MP ऐसे होंगे जो सिर्फ MP रहेंगे, वो मिनिस्टर नहीं होंगे, और ऑपोजिशन में भी क्या होंगे, सिर्फ मेंबर होंगे। तो ये भी क्या है, मेंबर, ये भी मेंबर। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके पास प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है, वो रूलिंग गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, वो ऑपोजिशन में भी हो सकते हैं, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि मिनिस्टर को छोड़ के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्राइवेट मेंबर कहलाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन। जो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, STARRED, स्टार्ट क्वेश्चन। अभी कैसे पता चलेगा ये स्टार्ट क्वेश्चन है, वहां पर होगा एस्ट्रिक मार्क, क्या होगा वहां पे, एस्ट्रिक मार्क वहां पे होगा, ठीक है, क्लियर है भाई, एस्ट्रिक मार्क होगा। दूसरा, जो पेपर आप यूज करेंगे वो पेपर होना चाहिए ग्रीन कलर का, वो पेपर होना चाहिए ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का पेपर होगा। और 15 डेज का आपको क्या देना है, नोटिस देना है, 15 डेज का आपको नोटिस देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है आप क्या करेंगे, उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे, और इसका जो जवाब है वो क्या आना चाहिए, ओरल आना चाहिए, ओरल आंसर एक्सपेक्टेड। मतलब जो भी मिनिस्टर होगा वो क्या होगा, ओरली आएगा पार्लियामेंट में, और वो क्या करेगा, जवाब देगा। क्या आप इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जी हां, इस केस में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज अलाउड, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इज अलाउड, क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी साहब के, ठीक है, मोदी साहब के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और मैं बात कर लेता हूं किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, ठीक है। अब कोई एक प्राइवेट मेंबर है, कोई हमारे पास एक प्राइवेट मेंबर है, और वो प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भैया आप राफेल प्लेन कितने में खरीदने वाले हो, या फिर राफेल के अलावा आप कौन कौन से प्लेन हैं जो आप खरीदने वाले हो। तो क्या करेगा,
ये जो प्राइवेट मेंबर है ये अपने इस क्वेश्चन को लेके, भैया मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, तो ये जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस में, ठीक है। अब उसके बाद ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा पार्लियामेंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स क्या करेगी, इसको सेंड कर देगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो वहां पे पता चलेगा कि साहब आपकी मिनिस्ट्री के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया आप राफेल प्लेन कब खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो 15 दिन का टाइम है, वो आराम से क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और उसके बाद क्या होगा, वो बता देंगे स्पीकर को कि भैया मैं इस दिन आऊंगा और इस मेंबर का जवाब मैं उस दिन दूंगा। तो एक दिन राजनाथ साहब आ जाएंगे और बता देंगे कि भैया हम राफेल जो है इतने में खरीदने वाले हैं, इस कंट्री से खरीदने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भैया इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड है, मतलब जब वो जवाब दे रहे होंगे ना तो वो पूछ भी सकते हैं कि भैया इसके अलावा, राफेल के अलावा आप कौन कौन से जेट प्लेन खरीदने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन है, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या रहेगा, अलाउड रहेगा इसमें। क्लियर है यहाँ पे? तो ये होता है दोस्तों स्टार्ट क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये विजिबल है, दिस इज विजिबल, स्टार्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारे पास अनस्टार्ट, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं इस बार यहाँ पे। तो एक होता है हमारे पास, जो सेकंड होगा हमारे पास वो होगा अनस्टार्ड, जिसपे एस्ट्रिक मार्क नहीं होगा, ठीक है, नो एस्ट्रिक मार्क। इसमें क्या होगा, कोई भी एस्ट्रिक मार्क नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो पेपर होगा, ये हमारे पास पेपर क्या होगा, व्हाइट कलर का पेपर होगा, ठीक है। इसमें भी 15 दिन का क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, ओरल आंसर नहीं, इसमें होता है रिटर्न आंसर। इसमें क्या होता है, रिटर्न आंसर। जैसे मान लीजिए आप ये पूछिए राजनाथ साहब से कि भैया जो राफेल प्लेन है इसकी स्पीड कितनी है, मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर तो लेयर्स होती है ना, स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, बहुत सारी लेयर होती हैं, तो कौन सी लेयर में इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कितना ये फ्यूल खाएगा, तो ये राजनाथ सिंह को थोड़ा ना पता होगा। वो भैया अपने मिनिस्टर से पूछेगा कि भैया ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इनके जवाब मुझे लिख के दो, तो वो ओरल नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, टेबल कर देंगे, वो क्या करेंगे, रख देंगे, मतलब टेबल इन पार्लियामेंट, टेबल इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो वहां पे लिस्ट लगा दी जाती है कि भैया इस मेंबर ने जो क्वेश्चन पूछा था इसका जो है जवाब आ गया है, ठीक है। तो जब जवाब आ गया है तो इस पे जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है, इसमें जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं, इज नॉट अलाउड, क्योंकि भैया आपने रिटर्न में पूछ तो लिया, जब आपने रिटर्न में पूछ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है स्टार्ट क्वेश्चन, ये अनस्टार्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो थर्ड वैरायटी है वो है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भैया मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो अगर पीओ साहब, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो इसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पिंक कलर के पेपर पे होता है, इसके लिए भी आपको 10 दिन का क्या चाहिए, समय देना पड़ता है, और आप इसके लिए ओरल आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, और सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, ये क्या है, स्टार्ट क्वेश्चन, SOS याद रखना, स्टार्ट क्वेश्चन ओरल आंसर एक्सपेक्टेड, सप्लीमेंट्री इज अलाउड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री इज अलाउड, SOS आप ध्यान रखना। अच्छा, ये 3 तरह के क्वेश्चन आप कहां पूछ सकते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन आवर में, जो कि क्या फॉर्मल है, ठीक है भाई। क्वेश्चन आवर कंप्लीट हो गया। अच्छा, मान लो अब बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है, मान लीजिए पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ठीक है, या फिर आर्टिकल 370 में आपने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मान रहे कि भैया कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है वहां पे जम्मू कश्मीर में, तो अगर ये क्वेश्चन पूछना है तो ये तो अर्जेंट है, ठीक है। तो उसके लिए वो करना क्या पड़ेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में नोटिस देना पड़ेगा कि भैया 10 बजे से पहले मैं नोटिस दे रहा हूं कि मैं यहां पे 0 आवर में क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। तो 0 आवर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरली क्या होता है, 20 मैटर्स, मतलब 20 मैटर इसमें अलाउड होते हैं पर डे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया इसमें भी आप क्वेश्चन पूछते रहो, आपको दे तो रखा है, आपको क्वेश्चन आवर पहला घंटा इसलिए तो है, आप पूछो जितने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है। हम उसके सीक्वेंस बनाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब उसके सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होगा, ये आरओपी सीओबी के हिसाब से पूरा का पूरा क्या होता है, सेशन चलता है। अब मैंने आपको यहां पे ये तीनों बता दिए, ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, मान लो इसके बाद भी अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेटिस्फाई नहीं है, भाई आंसर दे दिया वो सेटिस्फाई नहीं है,
तो उसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है हाफ आवर डिस्कशन। ये आपके बहुत सारे कंपटीशन को तो भैया पता भी नहीं है कि हाफ आवर डिस्कशन क्या होता है। अगर आप उन क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको आधा घंटा दे दिया जाएगा। कब? आप मंडे को ले लो, ट्यूसडे को नहीं देंगे, वेडनेसडे को ले लो, थर्सडे को नहीं देंगे, फ्राइडे को। और इन 3 दिनों में भी लास्ट हाफ आवर ऑफ द डे, लास्ट हाफ आवर ऑफ द डे आपको दे दिया जाता है। ठीक है, चलो हम आपको आधा घंटा दे रहे हैं, पूछ लो आपको जो क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। इसको बोला जाता है हाफ आवर डिस्कशन। क्लियर है? अब अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हैं तो मोटे मोटे तौर पे ये जो फंक्शनिंग का जो बेसिक्स है वो यहां पे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, मॉनसून सेशन चल रहा है। ठीक है, मॉनसून सेशन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगी, इसके बाद आपके पास रिसेस होगी और उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास विंटर सेशन आएगा। क्या आएगा? विंटर सेशन। अब मान लो एक बिल था, ठीक है, वो बिल स्टार्ट हुआ और वो इस टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा, मतलब उसमें डिबेट भी होगा, डिस्कशन भी होगी, वोटिंग भी होगी और पास भी हो गया यहां से। ठीक है, अच्छा दूसरा जो था उसमें भी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा तीसरा जो था वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। अब इस पे क्या है, डिबेट चल रहा है। अभी क्या है, इस पे डिबेट चल रहा है। तो आपके माइंड में डाउट होगा कि सर इस पे तो अभी वोटिंग भी नहीं हुई है, डिस्कशन भी इस पे बाकी है, तो क्या होगा, क्या हम इसको अगले सेशन में पिक कर सकते हैं? यस, आप इसको अगले सेशन में पिक कर सकते हैं। इंडिया में इस तरह के जो बिल्स होते हैं वो लैप्स नहीं होते हैं, वो लैप्स नहीं होते हैं। क्लियर है भाई? तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहां पे जो फंक्शनिंग होती है पार्लियामेंट की वो हमने यहां पे कंप्लीट देख लिया है कि किस तरह से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग होती है। क्लियर है? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको यहां पे पार्लियामेंट का जो बेसिक्स है, अगर आपको याद हो तो पार्लियामेंट का बेसिक मैं आपको करा चुका हूं, राज्यसभा का बेसिक करवा दिया है, लोकसभा का बेसिक करा दिया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बता दिया है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो फंक्शनिंग होती है पार्लियामेंट की, फंक्शनिंग भी मैंने आपको बता दी है। तो मोटे मोटे तौर पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।